हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, वहाँ पर सभी लोग ही एक साथ सोचने लगता है कि अब वो लोग कहाँ पर जाएगा और क्या उन लोगों को तियानो के ऊपर से गुजरना सही रहेगा या फिर नहीं। इसके बारे में वो सभी लोग सोच ही रहा था कि तभी वेनेबल बाई कहता है, शायद हम लोगों को तियानो को एक बार आजमाना जरूर चाहिए। जो सुनकर वेनेबल कोई कहता है, क्या तियानो को आजमाए? आप शायद भूल रहे हैं, तियानो 3 बड़े फैमिली का इलाका है। वहाँ पर बहुत से लोग हर समय निगरानी रखते हैं, इसलिए उस जगह के ऊपर से गुजरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिसके रिप्लाई में वेनेबल बाई कहता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए ही तो ये जगह हमारे लिए सेफ है। सोचिए, जी बूजी और उनके समूह में से कौन सोचेगा कि हम लोग उनके नाक के नीचे से तियानो के अंदर घुसेंगे। और वो जगह खतरनाक होने की वजह से उसने जिन पीछा करने वालों को भेजा है, वो लोग निश्चित रूप से हमारा पीछा उस दिशा में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बस तेज चलना होगा और जल्दी से वहाँ से गुजरना होगा, जिससे जब तक उन्हें पता चलेगा उससे पहले ही हम लोग वहाँ से निकल चुके होंगे। यही सबसे बढ़िया प्लान है, क्या कहते हो तुम लोग? तो ये प्लान सुनने के बाद वो सभी लोग ही कहता है, ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ ही चलेंगे। नेक्स्ट सीन हमें 3 महीने के बाद वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तियानो के बाहर बॉर्डर में वो लोग पहुंच चुके थे। वो लोग छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। तभी वेनेबल बाई कहता है, क्या सब लोग यहाँ पर मौजूद है? तभी वेनेबल जैन कहता है, हाँ, यहाँ पर सभी लोग ही पहुंच चुके हैं। तभी वेनेबल बाई उस झाड़ियों में से तेजी से निकलते हुए कहता है, ठीक है, तो चलो जल्दी से तियानो के क्षेत्र को पार करते हैं और सीधे क्वानरोंग की ओर चलते हैं। तभी कोई जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये तो बुढ़े लोगों का एक झुंड है। तो ये सुनकर वेनेबल बाई भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एंट्री होता है। वो सभी लोगों के बीच में से कोई कहता है, क्या तुम सभी लोगों को लगता है तुम सभी लोग यहाँ से जिंदा निकल पाओगे? ये तो बस तुम्हारा एक ख्वाब है। इसी के साथ वो सभी सोल्जर्स मिलकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स को पूरी तरीके से घेर लेता है। तभी वेनेबल बाई वहाँ के सभी सोल्जर्स को देखकर घबराते हुए कहता है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सोल्जर्स है। तभी वहाँ पर एक बंदा आगे बढ़ते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, एल्डर बाई, आप काफी समय से डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ रहे हैं। तुम्हें यह साफ समझ लेना चाहिए कि शी गुनफेन बहुत ही दूर की सोच रखने वालों में से है। उसके पास बहुत ही शातिर दिमाग और प्लान है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम जिस बारे में सोच सकते हो वो उसके बारे में कैसे नहीं सोच सकता? ये तो सबको पता है, भागने के लिए सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। इन दिनों हमें घुमाते रहने के लिए तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, दुर्भाग्य से हम लोग तुम्हारे जालों में नहीं फंसे और मूर्ख नहीं बने। जो सुनकर वेनेबल बाई सोचने लगता है, अरे नहीं, हम लोग तो उनके जालों में ही फंस गए। तभी वेनेबल जैन पीछे से कहता है, वेनेबल बाई, चलो बाहर निकलकर उनसे लड़ते हैं। इस बात को सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के पास बस इतने ही लोग हैं? और तुम लोगों को क्या लगता है इतने लोगों के साथ तुम हम सभी लोगों को हरा पाओगे? सपने देखना छोड़ दो। जिस समय से तुम लोग तियानो के ऊपर आने का फैसला किया, उसी समय से तुम सभी लोगों का पूर्ण विनाश निश्चित हो गया था। तभी कोई युवा पर हंसते हुए कहता है, गलती तो तुम लोगों की है, जो तुम लोग बिना बताए हमारे क्षेत्र के अंदर चले आए। इसी के साथ ऊपर से उन लोगों के ऊपर हमला होने लगता है और उस हमले में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के काफी ज्यादा सोल्जर्स वहाँ पर ही मारे जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जिसको देखकर वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बंदा कहता है, कौन है, हिम्मत है तो मेरे सामने आए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि लू क्लैन के एल्डर्स होते हैं। तो लू क्लैन के एल्डर्स वहाँ पर उनको बचाने के लिए चले आता है, जहाँ पर एल्डरली सभी लोगों से कहता है, चलो उनके लोगों को बचाए। और उनको देखकर यूर कहता है, एल्डरली, क्या ये सचमुच आप है? तभी एल्डरली उन सभी लोगों से कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ ही हो, बाहर निकलो और हमारे साथ मिलकर लड़ो। तो ये सुनने के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोग ही एक साथ कहता है, ठीक है। तभी वो सोल्जर्स जो कि उनको मारने के लिए आया था, वो कहता है, आखिर तुम कौन हो जो राष्ट्र के तीनों गार्डियन सेक्टर के कार्रवाई में बाधा डालने की हिम्मत कर रहे हैं? तभी एल्डरली उसके पीछे आते हुए कहता है, मुझे तीनों गार्डियन सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है तुमने हमारी मेहमानों को अंदर आने से रोक रखा है, धत तेरी की। इसी के साथ ही एल्डरली अपनी हाथों से उसके सर को कुचलाकर वहाँ पर ही फोड़ डालता है और ये देखकर उसके साथी और सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाता है। उसके साथ साथ जैसे ही उनके ऊपर एल्डर कुई और एल्डर यान अपनी आइस और फायर की मदद से उनके ऊपर हमला करता है, वो सभी सोल्जर
सोल्जर्स वहां से धूम दबाकर भागने लगता है। कुछ लोग कहता है यह कि हालत बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया है, इसीलिए भागो। वहाँ पर लू क्लैन के सभी एल्डर्स उनको बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है और इस चीज को वैली के ऊपर से ली यूटिंग देखते हुए कहता है, सच में तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। एल्डर ली और उनके थोड़े से लोग मिलकर ही उनके दुश्मन को पल भर में हरा दिया। दूसरी तरफ यानमिंग कहता है, मुश्किल हालात में भी बहादुर लोगों की ही जीत होती है। कभी कभी एक युद्ध के फैसला एक ही पल में या फिर एक ही विचार में हो जाता है। युद्ध के अंदर लड़ने का साहस दिखाना या ना दिखाना ही इसके फैसले को तय करता है। एल्डर ली और उनके आदमियों ने पहले हमला किया और अचानक उनके ऊपर हमला मोड़ दिया, और भले ही उनके पास 20-25 आदमी क्यों ना हो, एल्डर ली के टीम निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीत लेंगे। और फिर वो से जाते हुए कहता है, ठीक है, हमारा यहाँ पर मिलन मिशन पूरा हो गया है। अब देखते हैं उस बुढ़े लोमड़ी लैंग वुचेन की इरादे क्या है और उसके पास क्या योजनाएं है। जिसके बाद ली यूटिंग अकेला वैली के ऊपर से नीचे के पूरी फाइट को देखने लगता है, जहाँ पर नीचे आइस और फायर के बहुत ही बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। दूसरे सीन हमें लू क्लैन के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन हॉल में लैंग वुचेन योनहाई से कहता है, क्लैन हेड, आप तो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं लग रहे हैं। जो सुनकर योनहाई कहता है, मिस्टर लेंग, आप इतने शांत और आत्मविश्वास से भरे हैं, लगता है कि आप पूरे हालात आपके नियंत्रण में है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता करनी पड़ेगी। जो सुनकर लैंग वुचेन हंसते हुए कहता है, क्लैन हेड की कृपा से मुझे लगता है उन्हें मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है। जो सुनकर योनहाई थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसके बाद लैंग वुचेन से कहता है, एल्डर लैंग, आप बहुत ही ज्यादा दयालु है। आपकी योजना से मुझे लगता है कि अब तक वो लोग उनको ढूंढ लिया होगा। तभी बाहर से कोई कहता है, क्लैन हेड को रिपोर्ट, हमने उनको ढूंढ लिया है। जो सुनकर योनहाई कहता है, कृपया उनको जल्दी अंदर ले आओ। तो ये सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेवल मेन हॉल में चला आता है और वहाँ पर आने के बाद योनहाई को ग्रीट करते हुए कहता है, हमें बचाने के लिए क्लैन लीडर लू का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जिंदगी हम लोग आपके आभारी रहेंगे। जो सुनकर योनहाई उसके पास आकर उसे ग्रीट करता हुआ रोक कर कहता है, आप सच में बहुत ज्यादा दयालु है, कृपया खड़े हो जाए। हमारे इस लू क्लैन के निर्माण अकेला ब्रादर जू फैन ने किया है, और जबकि आप सभी लोग ब्रादर जू फैन के विश्वास पात्र है, इसलिए हम सभी लोग एक परिवार की तरह माने जा सकते हैं। आप लोगों की इस दुर्दशा के बारे में जानकर मैं परिवार का मुखिया होने के नाते आप लोगों की सहायता कैसे नहीं कर सकता था। और फिर हंसते हुए कहता है, आखिरकार हम लोग तो साथी थे, जो लोग की कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे और एक साथ पूरी रात पार्टी भी किया था। तभी वेनेबल भाई योनहाई से कहता है, क्लैन लीडर लू, इस बार हम लोगों ने आपको भी इस झमेले में घसीट लिया है। आपको शुरू से ही इन तीनों गार्डियन सेक्टर के विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमें बचाने की वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो सुनकर योनहाई बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हुए कहता है, एल्डर भाई, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जब से किसी ने ब्रदर जू को निशाना बनाना शुरू किया है, तब से ही हमारा लू फैमिली इसमें फंस चुका है। जब मैंने इस परिवार के मुखिया होने के रूप में पदभार संभाला, तब मैंने शपथ लिया था कि ब्रदर जू के दुश्मन मेरे पूरे लू फैमिली के दुश्मन होंगे, चाहे वो कोई भी हो या फिर कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। हमारी पूरी लू फैमिली ब्रदर जू फैन का अंत तक समर्थन करेगा। ये सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स हिल गया योनहाई के बहादुरी को देखकर। और फिर वेनेबल भाई अपने मन में सोचने लगा, ये कैसी दोस्ती है कि पूरी कबीले को एक आदमी के लिए दाव पे लगा दिया। अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि स्टीवर्ट जू फैन ने क्यों सेक लीडर बनने से मना कर दिया था, ताकि वो अपनी इस क्लैन में वापस आ सके। ये क्लैन वाकई में एक ऐसी जगह है जो कि आपको मन की शांति देता है। ये पूरी तरह एकजुट क्लैन है, हमारी सेक्टर की तरह नहीं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मसले लेकर बैठा हुआ है। तभी बाहर बहुत सारे धमाके होता है, जिस वजह से डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेवल चौंक जाता है। वो सभी लोग घबरा कर कहता है, क्या दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जो देखकर लैंग वुचेन हंसते हुए कहता है, सब लोग शांत हो जाए, इतना ज्यादा परेशान मत हुई। हमारे ऊपर पीछा करने वाले हमारे डिफेंसिव एरिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लैंग वुचेन के बातों को सुनकर वेनेबल कोई चौंकते हुए कहता है, क्या पीछा करने वाले, क्या ये वही 100 इथियल स्टेज के एक्सपर्ट है। तब तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी है, क्योंकि आर्म फॉर्मेशन एक इथियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनके सामने पूरी तरह बेकार है। तभी लैंग वुचेन उससे कहता है, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही पता था तुम लोग तियानु के ऊपर से डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जाने वाले हो और भागकर वहाँ पर पनाह लोगे। इसीलिए लगभग 3 महीने पहले ही हमारे लोगों ने यहाँ पर अटैकिंग और डिफेंसिव फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। उन्होंने यहाँ पर कुल मिलाकर 18 फॉर्मेशन बनाया, जिनमें सभी का लेवल 7 या फिर उससे भी अबव के ग्रेड के थे, और उन
सभी फॉर्मेशन को स्पिरिचुअल स्टोन की एनर्जी से बनाया गया है। उसके साथ ही अभी एल्डरली और उनके लोग फॉर्मेशन के ऊपर नजर रखने की वजह से उनके 100 गुंडे अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी वेनेबल चौंकते हुए कहता है, क्या गुंडे, वो भी 100? कौन है जो कि इन इथियल स्टेज के एक्सपर्ट को गुंडा कह रहे हैं? फिर वेनेबल भाई अपने मन के अंदर सोचने लगता है, ये मेरे सामने जो आदमी है ये असल में कौन है? उसके लिए 100 इथियल स्टेज के एक्सपर्ट केवल 100 गुंडे की तरह है, और वो भी ये बात कितनी घमंडी से कह रहा है। उसकी कल्टीवेशन को देखते हुए ऐसा लगता है वो सिर्फ रेडियन स्टेज पर है, वो तो कोई हायर एक्सपर्ट्स भी नहीं है। क्या ये हमारी सेक्टर की हाई वेनेबल की तरह ही कोई छुपा हुआ एक्सपर्ट हो सकता है, जो कि असल में यह पर कमजोर होने की दिखावा कर रहा है, जबकि वास्तव में वो एक शक्तिशाली एक्सपर्ट हो? जिसके बाद वेनेबल भाई लैंगबुचेन को ग्रीट करते हुए कहता है, महोदय क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? जिसके जवाब में लैंगबुचेन कहता है, मैं तियानो के लू फैमिली के लैंगबुचेन हूँ। तो ये सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेबल चौंक जाता है। वो लोग चौंकते हुए कहता है, क्या सच में तुम तो तियानो के 3 तेज दिमाग बालों में से एक हो, द जीनियस लैंगबुचेन? सर हम तो हमेशा से आपके नाम की तारीफ सुनते आ रहे हैं। तभी लैंगबुचेन हंसते हुए कहता है, आप सभी लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। एक कल्टीवेटर के रूप में शायद मैं आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सुपरवाइजर के तौर पर जब मेरे हाथों में इतने सारे मोरे हो, मैं तुम सभी से ज्यादा ताकतवर हूँ। जब तक मेरे पास चलने के लिए मोरे है, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी वेनेबल भाई कहता है, जी हाँ, हमने आपकी प्रतिभा के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा है। हमें बस बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें आप ब्लू फैमिली के अंदर मिलेंगे और इस फैमिली के अंदर बस जाएंगे। ये वाकई में हमारे लिए एक आश्चर्य वाली बात है। वो लोग जानते थे कि लैंगबुचेन कल्टीवेशन में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन क्लैन का सुपरवाइजर होने के नाते उनके पास अनगिनत लोग थे जिनको वो आदेश दे सकता था और उनकी ताकत बढ़ा सकता था। कल्टीवेटरों की दुनिया, खासकर वेस्टर्न लैंड में बड़े पैमाने पर लड़ाई बहुत ज्यादा कम होती है जहाँ उनकी ताकत दिखे। लेकिन अब जब 3 सेक्टर हमारे पीछे है, हमें लैंगबुचेन जैसे तेज दिमाग वालों की जरूरत है जो कि हमको इस परेशानी से बचा सके। तभी दूसरी तरफ सोच समझकर लैंगबुचेन कहता है, अभी अभी भेजा गया यूमिंग के युद्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि ये लड़ाई शुरू होते ही ये लोग तितर बितर हो गए और कोई भी उनको एक मजबूत दल के रूप में पुनर्गठित नहीं कर पाया। इससे ये पता चलता है उनमें बहुत सारे दर्जे के लोग शामिल है जिनको नेतृत्व देना बिल्कुल भी नहीं आता। ये लोग आपके लिए इथियल स्टेज के एक्सपर्ट है, लेकिन मेरे आंखों में वो सिर्फ एक गधे का झुंड है। ये लोग कोई केंद्रित ताकत नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये लोग सिर से खाली है। ऐसे लोगों से निपटना सबसे आसान होता है। उनके लिए पहला हमला ही काफी होता है, दूसरा उन्हें कमजोर करना है, तीसरा उनके हौसला टूटना और उनके कमजोरी को ढूंढना। उसके बाद ये लोग भाग जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग निश्चित रहें, वो लोग जल्दी ही वापस भाग जाएंगे। तभी वेनेबल जैन कहता है, सर लैंग आपने जिस यूमिंग का जिक्र किया, क्या वो हेल वैली के सीरियस डीमन 7th एल्डर के शिष्य है? जो सुनकर लैंगबुचेन कहता है, हाँ। क्या आपने उनके बारे में सुना है? जो सुनकर वेनेबल जैन कहता है, जी हाँ, युगी की हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर में शामिल होना चाहता था ताकि हेल वैली को कुछ एलाई मिले, पर उसकी एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए उसे नजरअंदाज किया गया। हालांकि वो बुद्धिमान होने के बावजूद वो क्लैन के लिए लॉयल नहीं था, इसीलिए उसे ठुकरा दिया गया। लेकिन बाद में उसे हेवन के 3 सबसे तेज दिमाग बालों में से एक माना गया, एक ऐसी उपाधि जिसका वो वास्तव में हकदार थे, और खूब नाम कमाया। इतनी चालाकी से नाम कमाना उतना भी आसान नहीं, और जब साजिश रचनी और योजना बनाने की बात आती है तो उनके जैसा कोई दूसरा मिलना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी उनका शिष्य इस लू क्लैन के अंदर रहेगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि लू फैमिली ने तियानो के 3 सबसे हेवनली तेज दिमाग बालों में से 2 को हायर कर लिया है और एक सलाहकार के रूप में अपने साथ मिला लिया है, और शायद इसी वजह से लू फैमिली इतनी तेजी से तरक्की कर पा रहा है। और दूसरी तरफ वेनेबल जैन की बातों को सुनकर योनहाई और लैंगबुचेन एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तभी दरवाजा खोलकर योनमिंग और एल्डरली अंदर आता है और उनको देखकर लैंगबुचेन कहता है, क्या काम खत्म हो गया? लेकिन क्या मैं तुम लोगों से नहीं कहा था अपने स्थिति का फायदा उठाओ और उनके ऊपर एक और हमला कर दो? इसके जवाब में योनमिंग आगे आते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहते थे उन्हें पूरी तरीके से थका दो ताकि वापस जाकर और सैनिक बुला सके। इस बीच तुम जुगे चैनफैन को समय दे सको, लेकिन मैंने उन्हें वापस जाने के लिए मना लिया है, जिस वजह से वो लोग जल्दी हमारा पीछा नहीं करेंगे। ये वाकई में एक अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो युमिंग के बातों को सुनकर लैंगबुचेन चौंक जाता है। वो कहता है, लेकिन कैसे? दुश्मन को कैसे तुम वापस जाने के लिए सलाह दे सकते हो? जो सुनकर युमिंग कहता है, ये तो बहुत ही आसान बात है। हमारे पास हर तरीके से उनसे ज्यादा फायदा है, जिस वजह से उनको पूरी तरीके से बर्बाद करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगा। लेकिन इससे तो तुम्हारा
प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स को मारना शुरू किया और मिस्टिकल हेवन सेक्टर के बहुत सारे एल्डर्स को जख्मी किया। और जहाँ तक हेवन ट्रेनिंग सेक्टर की बात आती है, उन्हें अंजाम देने का जिम्मा मैं स्वयं ले लिया। मैंने उन्हें जस्ट जाकर बताया कि मुझे एक संदेश मिला है कि हमने हेवन ट्रेनिंग सेक्टर के साथ एक शांति समझौता कर लिया है। उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि जाओ जाकर अपनी सेक्ट लीडर से पूछ लो, और वो लोग फिर आज्ञाकारी बनकर वापस चला गया। तो ये बात सुनकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेबल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये बंदा अकेला हेवन ट्रेनिंग सेक्टर को संभाल कर चलाया, जहाँ पर दर्जनों इथियल स्टेज के एक्सपर्ट थे। तभी लैंग बुचन पीछे से यूमिंग से कहता है, तो फिर मुझे इसकी खबर क्यों नहीं आई अब तक? जो सुनकर यूमिंग कहता है, आपको इसके संदेश जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो आपने मुझे युद्ध के दौरान हेवन ट्रेनिंग सेक्टर के लोगों को ज्यादा मारने के बारे में नहीं कहा होता। जो सुनकर लैंग बुचन पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है वो बुढ़ा आदमी ये काम जरूर कर सकता है? जो सुनकर यूमिंग पीछे मुड़ते हुए कहता है, पिछले प्रधानमंत्री होने के नाते विदेश के साथ उसके लेना देना काफी ज्यादा मजबूत है। यूमिंग मुस्कुराया, उसने बाकी लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ लैंग बुचन उसकी बातों को सुनकर सिर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, उस बुढ़े जुगे के पास सचमुच ये क्षमताएं है, वो ये काम आसानी से कर सकता है। उन दोनों की बातों को सुनकर यूनहाई पूछता है, सर लैंग, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ लैंग बुचन क्लान लीडर यूनहाई को रिपोर्ट करता है, क्लान लीडर, सच कहूँ तो जुगे चैनफेन ने 2 महीने पहले एक संदेश भेजा था, जिसमें वो कहा था वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और आखिरकार अब वो वापस आ रहे हैं। जो सुनकर यूनहाई कहता है, क्या बटलर जुगे चैनफेन वापस आ रहे हैं? तभी लैंग बुचन कहता है, मैंने उसे हाल ही में घटी सभी बातें बता दी और मेरे सारे योजना भी विस्तार से समझा दिया। अब बस उसे एक जेट स्लिप भेजकर कहे कि अभी क्लैन में वापस न आए, बल्कि हेवन ट्रेनिंग सेक्टर का दौरा करे और स्वयं हेवन ट्रेनिंग सेक्टर के अंदर जाए। जो सुनने के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी लोग एक साथ चौंकते हुए कहता है, क्या हेवन ट्रेनिंग सेक्टर के अंदर? जो सुनकर लैंग बुचन हंसते हुए कहा, हाँ, वही सेक्ट जो कि तुम लोगों का दुश्मन है, हेवनली ट्रेनिंग सेक्ट। सच कहूँ तो लू फैमिली के अंदर 2 सेज नहीं बल्कि 3 सेज है। उसकी दिमाग और बातों से वो आप लोगों की जान बचा सकता है। तो ये सुनकर वेनेबल भाई चौंकते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी लैंग बुचन कहता है, मेरा मतलब ये है कि इस बार तियानु के सबसे बड़े 3 तेज दिमाग वाले सेज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये चीज आपकी स्थिति को पलटने, तीनों संप्रदायों से पीछा करने से बचने और इस संघर्ष को शांत करने में निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर क्लैन हेड आवेग में आकर इस पूरी फैमिली के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, तो हम लोग इतनी आसानी से इसके लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग भी इस क्लैन से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ हमें हेवन ट्रेनिंग सेक्टर के मेन कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। मेन हॉल में हेवन ट्रेनिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर बैठा होता है। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जुगे चैनफेन आता है और उससे कहता है, मैं तियानु के सबसे बड़ी फैमिली लू फैमिली से जुगे चैनफेन आया हूँ। मैं पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ, जो कि अब लू फैमिली के एक बटलर है। जो सुनकर हेवन ट्रेनिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर रेन कहता है, कल तक तियानु के प्रधानमंत्री अब लू फैमिली के स्टीवर्ड, बस टाइटल बदला है लेकिन ताकत प्रधानमंत्री जितनी ही है। जुगे चैनफेन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे हाथों में तो पूरी तियानु है, तुम उसे छोड़कर यहाँ पर क्यों आए हो? क्या कोई खास वजह है जो कि तियानु के सरकारी काम को छोड़कर तुम यहाँ पर मुझे पर्सनली मिलने आए हो? लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है जुगे चांगफेंग, तुम यहाँ क्यों हो? तियान्यू के मामलों में क्यों नहीं लगे हो? जुगे चांगफेंग उठे और हल्का झुककर कहा, सेक्ट लीडर रेन, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट तियान्यू के 3 गार्डियन सेक्ट्स में सबसे ऊपर है और मुझे यह मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री और अब लुओ क्लैन के स्टुअर्ड रहते हुए भी मैंने आपकी शान में सेक्ट का सम्मान करना भूल गया। जो सुन के रेन शाओयुन कहता है, सिक्लूडेड क्लैंस और सेक्ट्स कम ही मिलते हैं, इसलिए माफी की कोई जरूरत नहीं। बताओ तो सही, आज आप इतनी दूर से मुझसे मिलने क्यों आए हैं? जो सुन के जुगे चांगफेंग मुस्कुराए और फिर थोड़ा झुककर कहा, मैं साफ बात करूंगा। सच कहूं तो सेक्ट लीडर, मैं आमतौर पर बिना किसी कारण के नहीं आता, लेकिन आज मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। क्या विनती? रेन शाओयुन ने कहा। जुगे चांगफेंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि सेक्ट लीडर रेन डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट के द्रोहियों के साथ नरमी बरतें। मुझे उम्मीद है कि सेक्ट लीडर रेन उनकी जान बख्श देंगे। रेन शाओयुन ने जुगे चांगफेंग की शांत निगाहों को घूरा और कहा, ओह, भले ही तुम तियान्यू से हो पर जल्दी खबर पा लेते हो। तुम्हें तो वेस्टर्न लैंड की 9 सेक्ट्स में हुई घटना के बारे में इतनी जल्दी पता चल गया, लेकिन तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो? क्या यह तुम्हारे पुराने स्टुअर्ड जुओफान के लिए है? यह कहते हुए रेन शाओयुन का सुर गिरा और ठंडा हो गया। एक गलत बात पर जुगे चांगफेंग को इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा, यह बात उसे भी अच्छी तरह से पता है। फिर भी जुगे चांगफेंग मुस्कुराए और सिर हिलाकर कहा, थोड़ा हाँ, पर पूरी तरह नहीं। जो सुन के रेन शाओयुन ने कहा, वह कैसे?
तो जूगे चांगफेंग ने कहता है जरूर, अगर हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं तो यह सिर्फ स्टुअर्ट जुओ की पिछली प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग उनके लिए सम्मान और आभार रखते हैं। भले ही कुछ अलग हुए हों, ये लोग कभी स्टुअर्ट जुओ के साए में थे, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो लोग हमें कृतज्ञ कहेगा। आप तो जानते हैं हमारे यंग क्लैन हेड का स्वभाव, जो लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखता है। यंग मास्टर ने हमेशा खुद को परोपकारी और राइचस माना है। अगर वह इस जिम्मेदारी को नहीं लेता है तो इससे उसकी कल्टीवेशन को बहुत नुकसान होगा। जो सुनकर रेन शाओयुन ने तंग निगाहों से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि लुओ क्लैन द्रोहियों की मदद अपने नाम और शोहरत के लिए कर रहा है और सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन गद्दारों का साथ देगा? यह सब रेन शाओयुन ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में खून की प्यास साफ चमक रहा था। यह देखकर जूगे चांगफेंग ने अपनी बात घुमाते हुए कहा, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सम्मान है पुराने स्टुअर्ट जुओ के लिए। आखिरकार अतीत में उनके और बटलर जुओ के बीच कुछ स्नेह तो था, पर इतना नहीं कि क्लैन को खतरे में डाल दें। ज्यादातर यह शोहरत का मामला है। दुनिया में सब नाम कमाने की कोशिश करते हैं, हमारे क्लैन हेड भी अलग नहीं। जूगे चांगफेंग ने ठहाका लगाया और कहा, सालों में तियानयू ने बहुत तरक्की की है। तीनों संप्रदायों को आपूर्ति किए जाने वाले संसाधनों में हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे तीनों सेक्ट्स अपनी कोषागार भरे हैं। अब उनकी आय हर साल बढ़ रही है और यह चीज सेक्ट लीडर रेन अच्छी तरह जानते होंगे। क्यों? क्योंकि लुओ अलायंस ने आसपास के कई छोटे बड़े क्लैंस को अपने साथ जोड़ा है, जिससे हमारी व्यापार काफी ज्यादा विस्तार हुआ है। क्या आप जानते हैं लुओ क्लैन इतने सारे लोगों को अपने साथ शामिल करने में सक्षम क्यों हुआ है? इसका सीधा सा कारण यह है कि हमारे मुखिया की परोपकारिता, राइचसनेस और लॉयल स्वभाव की वजह से है, जिससे सभी फैमिली हमारे ऊपर निश्चिंत रहते हैं। यही छवि हमें बचानी है और इसका फायदा उठाना है। जो सुनकर रेन शाओयुन हंसते हुए कहा, ओह, तो बात यह है। फिर उसने सोचा, अगर अभी अभी एक भी वाक्य ऐसा होता कि लुओ परिवार के मन में अभी भी जुओ फैन के लिए भावनाएं हैं और लुओ क्लैन ने जुओ फैन को पूरी तरह भुला ना दिया होता या उस पर गुस्सा होता, तो रेन शाओयुन उसे वहीं बिना किसी संकोच के मार देते। वह दुश्मनों का समूह बनाना नहीं चाहता था। पर जूगे चांगफेंग ने इस बात को निपुणता से संभाला। कहा कि लॉयल्टी तो है, पर क्लैन के फैसले का मुख्य कारण नहीं। रेन शाओयुन बस देख रहा था कि लुओ क्लैन जुओ फैन के लिए कितना जाना पहचाना है। वह जानता था कि एक गलत बात पर उसका खून दीवारों पर बिखर जाएगा। यहाँ पर अगर कोई यह कहता कि लुओ परिवार को जुओ फैन के लिए जरा भी सम्मान नहीं है, तो कोई भी कभी इस बात पर विश्वास नहीं करता। 3 भाग भावना, 7 भाग स्वार्थ वाली कहावत हमारी दोनों पक्षों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाती है। हम जुओ फैन के प्रति आभार को नकार नहीं रहे, बस मुनाफे की बात कर रहे हैं, और हम उस थोड़ी लॉयल्टी से अपनी छवि बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। यह बात रेन शाओयुन को दिलासा दे गई। वे अपने फायदे को ज्यादा अहमियत देते थे, इसीलिए वे बदला लेने की बात पीछे रख दी। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट से लड़ना कोई फायदा नहीं। एक ऐसे इंसान के तौर पर जो मुनाफे पर नजर रखता है, वे सोचते थे कि लुओ क्लैन भी वही करता है। अगर लुओ क्लैन में कोई कृतज्ञता नहीं होती तो वह भी भरोसेमंद नहीं होते। अब उन्हें पता चला कि उनकी पहली प्राथमिकता मुनाफा है। जूगे चांगफेंग ने यह भी साफ किया कि तियानयू अब बहुत बेहतर कर रहा है। तुम्हारे गार्डियन सेक्ट्स की आय दोगुनी हो गई है, सब लुओ क्लैन के कारण। उनके बिना तुम भूखे मर जाते। यह रेन शाओयुन को बहुत बड़ा झटका था और उसने अपना गुस्सा दबा लिया। तभी सेक्ट लीडर रेन ने पूछा, तो तुम द्रोहियों को छोड़ देने की बात अपनी लॉयल छवि बचाने के लिए कर रहे हो? मैंने सेक्ट लीडर सीए वुयुए से वादा किया है कि द्रोहियों को खत्म करूंगा। जो सुनकर जूगे चांगफेंग कहता है, सेक्ट लीडर रेन, अगर सिर्फ नाम और शोहरत की बात होती तो मैं इतना जोखिम ना उठाता। हम उन्हें इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि हमने पहले से ही योजना बना रखी थी। हम डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट से लड़ना चाहते हैं। रेन शाओयुन चौंकते हुए कहा, क्या? और फिर खून की प्यास से हाथ कस गया। फिर सोचा, यह लोग एक सेक्युलर क्लैन सेक्ट से लड़ना चाहता है, यह मजाक है। लुओ क्लैन वास्तव में अभी भी जुओ फैन के लिए बदला लेना चाहता है। उन्हें अब और जीने नहीं दिया जा सकता। फिर रेन शाओयुन गुस्से से पूछा, क्या आपका राइटर्स फैमिली किसी संप्रदाय का दुश्मन बनना चाहता है? ये तो एक मजाक है। तुम जानते हो, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट अभी डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट के साथ है। उनके खिलाफ लड़ने की सीधा सा मतलब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के खिलाफ लड़ना। तो यह सुनकर जूगे चांगफेंग नाटकीय सांस लेकर कहा, सेक्ट लीडर रेन, मेरा मतलब ऐसा नहीं। हम स्वाभाविक रूप से तीनों संप्रदायों के साथ शांति से रहने और उनकी रक्षा के लिए 1000 साल पुराने समझौते को जारी रखना चाहते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि भले ही हम शांति चाहते हों, पर डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट ऐसा नहीं चाहता। सुना है कि सेक्ट लीडर सीए वुयुए गुस्सैल, निर्दयी और तुच्छ स्वभाव का है। वह जुओ फैन को मारना चाहता है तो वह उसे मार ही देगा। हम क्या कह सकते हैं, पर मुझे डर है कि वह निर्दोषों को भी इस लड़ाई में खींचेगा।
क्योंकि जुओफान लुओ क्लैन से है, इसलिए वो हम सबको खत्म कर देगा। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसीलिए हमें जो मदद कर सके सब जुटाना पड़ेगा और मौत तक लड़ना होगा। जो सुनकर सेक्ट लीडर रेन सोचता है, हमें तो लगा था लुओ फैमिली ने अपनी सेनाओं को केवल आत्मरक्षा के लिए ही एकजुट किया था। दूसरी ओर जूगे चांगफेंग कहता है, जैसा कि आप जानते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट के द्रोहियों को आप और मिस्टिकल हेवन सेक्ट से सबसे ज्यादा नफरत नहीं है। आखिरकार जबकि उन्होंने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर पहले हमला किया था, इसलिए दोनों संप्रदायों का आपस में लड़ना स्वाभाविक था। वे सबसे ज्यादा नफरत शायद सीएवूयूए से करते हैं, इसलिए हमने दानव रणनीति संप्रदाय के खिलाफ लड़ने के लिए उनके साथ एकजुट होने का फैसला किया है। रेन शाओयुन ने राहत की सांस लेकर कहा, ओह तो बात ऐसी है, इसका मतलब लुओ क्लैन अपनी ताकत से खुद की रक्षा कर रहा है। डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट को खास तौर पर निशाना नहीं बना रहा। अगर कुछ बुरा होता है तो यह सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्ट को निशाना बनाता है, हमारे सेक्टर को नहीं। इससे वह थोड़ा आराम महसूस करने लगा। वह नहीं जानता था कि जूगे चांगफेंग की बातों ने वेनरेबल ब्याई के समूह को सिर्फ सीएवूयूए से नफरत करने को मजबूर कर दिया। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को बाहर रखा। इसी वजह से रेन शाओयुन ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। जब उसने सीएवूयूए के साथ सबको खत्म करना शुरू किया, उसे बदले का डर था, और क्योंकि उसके खिलाफ कुछ खास नहीं था, उसने चीजें और बिगाड़ना ठीक नहीं समझा। और ये लोग डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट को काबू में रखने का हथियार भी बन सकते हैं। रेन शाओयुन ने अपना फैसला कर लिया, पर अभी तक उसने यह दिखावा किया कि उसे यह पसंद नहीं आया और बोला, अंत में सब कुछ डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट के हाथ में है। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट उन्हें छोड़ सकता है, पर डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट क्या करेगा ये मैं नहीं कह सकता। ओह हा हा हा। सेक्ट लीडर रेन, कौन नहीं जानता कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट 3 गार्डियन सेक्ट्स में सबसे ऊपर है। क्या बाकी 2 सेक्ट आपकी बात का विरोध करेंगे? जूगे चांगफेंग ने तारीफ करते हुए कहा, मैं साफ कहता हूँ, डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट अब मरे हुए कुत्ते जैसे हैं। क्या वे अभी भी राष्ट्र के 3 रक्षक संप्रदायों की उपाधि के योग्य हैं? खासकर डिमोनिक स्कीमिंग सेक्टुस तबाही के बाद उसके कितने एक्सपर्ट बचे? वो तियानियों की रक्षा कैसे करेगा? हमारे क्लैन हेड ने फैसला किया है कि उनके संसाधन में से 10% काटकर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को दिया जाए। यह सुनकर रेन शाओयुन के दिल में खुशी छा गई, पर उसने नहीं दिखाया, बल्कि उससे कहा, अफसोस, यह ठीक नहीं है। उनके संप्रदाय ने अभी अभी एक बड़ी विपत्ति झेली है, हमारे लिए ऐसा करना बहुत। तभी उसके बातों को काटते हुए जूगे चांगफेंग कहता है, सेक्ट लीडर रेन, शिष्टाचार की जरूरत नहीं, विनम्र न हो। जैसा कि कहावत है, योग्य व्यक्ति ही पुरस्कार प्राप्त करते हैं और जो काबिल है वही ज्यादा कमाता है। डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट की हालत देखकर वह तियान्यू के संसाधनों के 20% के लायक नहीं। तियान्यू की सुरक्षा अंत में हेवन ट्रेलिंग सेक्ट पर निर्भर करेगी। जूगे चांगफेंग ने अपने हाथ जोड़कर बात खत्म की। दूसरी तरफ रेन शाओयुन ने नाटक करते हुए गुस्सा दिखाया और कहा, क्या आप 3 सेक्टर को आपस में लड़ाना चाहते हैं? डिमोनिक स्कीमिंग सेक्ट अब मुश्किल से मिडिल 3 सेक्ट्स में रहने लायक है। इसके अलावा दानव रणनीति संप्रदाय को पदोन्नति मिलने वाली है। तभी जूगे चांगफेंग ने झुककर कहा, सेक्ट लीडर रेन, ऐसी घटना के बाद चाहे ताकत हो या नाम, क्या वो मिडिल 3 सेक्ट बने रहने लायक हैं? यह बात सुनकर रेन शाओयुन जाग उठा, फिर हंसते हुए कहा, अच्छा, लेकिन 20% कितना ही होगा, बस इतना ही। सेक्ट लीडर रेन, क्या सर इस साल का शेयर देखना चाहेंगे? 君の虜にな